everyone, this is Chandni Dhinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different collective nouns for things. अब जब भी हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को पढ़ना या ग्रामर स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले नाउन के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, राइट। नाउन क्या है? कुछ भी, कोई भी जो नेमिंग वर्ड है, क्लियर। तो सिंपली अगर किसी भी चीज़ का, इंसान का, एनिमल का, बर्ड का, थिंग का नाम है, दैट इज अ नाउन, तभी नाउन को बोल देते हैं नेमिंग वर्ड्स। अब नाउन में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, राइट। सिमिलरली देयर इज वन मोर कैटेगरी दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब सब इकट्ठा करके बोल रहे हैं अगर हम, तो कलेक्टिव मतलब कुछ तो कुछ इकट्ठा है, कुछ ग्रुप है, और कलेक्टिव नाउन है तो मतलब कुछ नेमिंग वर्ड होगा। तो ऐसे नेमिंग वर्ड्स जो एक ग्रुप के लिए दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बताना है कि भाई हमारे घर में है, मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन, राइट, तो हम सेपरेटली बता रहे हैं फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो ये सेपरेट नाउन हो गए। अगर इनको एक साथ बोलना होता है तो हम बोल देते हैं फैमिली, राइट। तो फैमिली क्या हो जाता है? वो हो जाता है ग्रुप का नाम, एक कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली अगर हमें किसी बर्ड्स के ग्रुप की बात करनी होती है तो ज़्यादातर हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी बहुत सारी बर्ड्स आपको एक साथ दिख रही हैं। अब इंडिविजुअली हर एक बर्ड के लिए एक कलेक्टिव नाउन असाइंड है, बट अगर हमको ओवरऑल बोलना होता है सबसे कॉमनली हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सुनते हैं, राइट। तो बहुत ऐसे डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है ताकि एक पूरे ग्रुप के बारे में एक वर्ड से समझाया जा सके। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ थिंग्स हैं जिनके भी कुछ कलेक्टिव नाउन्स असाइंड हैं। वो कलेक्टिव नाउन्स आज हम देखेंगे, ऑब्वियसली उन चीज़ों के जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं, हम उनकी बात भी करते हैं। सो वी मस्ट नो कि किस चीज़ के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन है। ऑल्सो ये कलेक्टिव नाउन्स के कैसे यूसेज होंगे, कैसे इनको यूज़ करना है इन अ सेंटेंस, वो भी हम कंसिडर करेंगे इन टुडेज वीडियो। तो सबसे पहला जो कलेक्टिव नाउन है दैट इज़ फॉर द फोटोग्राफ्स, यानी किसमें हम बहुत सारे फोटोग्राफ्स कलेक्ट करके रखते हैं, हम कह देते हैं भाई उसको एल्बम, राइट। तो एल्बम बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर बहुत सारे सॉन्ग्स या कॉम्पोजिशंस होते हैं तो उनको बोल दिया जाता है ये एक पर्टिकुलर एल्बम है, राइट। अगर आप ऐसी कोई भी साइट पे चले जाओ जहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली सी एक ऑप्शन होता है एल्बम का। जैसे ही आप एल्बम पे क्लिक करते हो उसमें डिफरेंट एल्बम्स के नाम आते हैं, और हर एक एल्बम पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको डिफरेंट उसके जो भी सॉन्ग्स हैं उसमें वो मेंशन्ड होते हैं, राइट। तो एक तो वो एल्बम हो जाता है। दूसरा एल्बम जो हम सब जानते हैं दैट इज जिसमें हम फोटोग्राफ्स स्टिक करते हैं, राइट। तो एल्बम क्या हो जाता है? एक तरीके का कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। कलेक्शन वर्ड भी आप सुनोगे, बट यस, एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स ज़्यादा अच्छा कह दिया जाता है एज अ कलेक्टिव नाउन। सो कभी भी आपको फोटोग्राफ्स का कलेक्शन के लिए एक वर्ड बोलना है, यू कैन से द एल्बम, ठीक है, बिकॉज यू हैव व्हाट, ऑल द फोटोग्राफ्स कलेक्टेड, मे बी दे आर पेस्टेड इन दैट, मे बी दे आर केप्ट इन दैट, डिपेंड्स कि किस टाइप का एल्बम है। डन। किस तरीके से यूज कर सकते हैं? लेट्स जस्ट चेक वन सेंटेंस। आई वॉन्ट टू शो यू द एल्बम ऑफ माई स्कूल लाइफ। मुझे अपनी स्कूल लाइफ का एल्बम तुमको दिखाना है। तो स्कूल लाइफ का एल्बम यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जितने भी मेरे स्कूल लाइफ के, स्कूल डेज के फोटोग्राफ्स हैं वो उस एल्बम में हैं, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑफ द स्कूल लाइफ आर देयर इन दिस वन थिंग, और उसे कह दिया जाता है एल्बम। डन। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। डेफिनेटली आप चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, आई वॉन्ट टू शो यू द एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ माई स्कूल लाइफ। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो, उसको सेपरेटली भी यूज किया जाता है, लाइक सिर्फ एक वर्ड एल्बम, या फिर एल्बम किसका है तो एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। स्टैम्प सबको पता है, राइट, किस तरीके के दिखते हैं, क्या होते हैं, एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर। अब स्टैम्प्स के लिए भी आपको एल्बम ऑफ स्टैम्प्स सुनाई दे सकता है, बट अगर एक बेसिक सा सबसे कॉमन कलेक्टिव नाउन आपको देखना है स्टैम्प्स के लिए, वो होता है अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। सो वन ऑफ माई कजिन्स शोड मी हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। तो भाई मेरा कोई एक कजिन है, उसके पास बहुत सारे स्टैम्प्स का क्या था, कलेक्शन था, तो उसने मुझे वो दिखाया। सो यहाँ पे वही चीज़ है कि बहुत सारे स्टैम्प्स जो हैं वो एक साथ एक
सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो एल्बम में स्टिक्ड है, और ये क्या है, एक कलेक्शन है। सो कलेक्शन इज व्हाट, इट इज अ कलेक्टिव नाउन, किसके लिए, फॉर स्टैम्प्स। वैसे भी कलेक्शन बहुत सारी चीज़ों के लिए आप सुन सकते हो, ओवरऑल भी कलेक्टिव नाउन हम ऐसे ही समझाएंगे, कलेक्शन ऑफ दिस इज इंडिकेटेड और नोन बाय दिस पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन। तो स्टैम्प्स के लिए बहुत कॉमन है कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, कहीं कहीं पे आपको एन एल्बम ऑफ स्टैम्प्स भी देखने को मिल सकता है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एन एंथोलॉजी ऑफ पोम्स। अब जब भी कोई पोइट्री या ऐसी ही कोई आर्टिस्टिक राइटिंग्स होती हैं, उसका पूरा कलेक्शन किसी एक बुक में रख दिया जाए तो उसे कह दिया जाता है एंथोलॉजी। ठीक है, सो एंथोलॉजी क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज, इट इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। फॉर एग्जाम्पल, द एंथोलॉजी विल बी पब्लिश्ड सून। भाई ये जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उसको बहुत जल्द पब्लिश किया जाएगा। ऑब्वियसली किसी बुक में लिखा होगा, राइट, या किसी पेपर में तो लिखा ही होगा। सो इट हैज टू बी पब्लिश्ड, देन ओनली पीपल आर गोइंग टू गेट टू नो अबाउट इट। तो यही चीज है कि भाई पोएम्स का जो कलेक्शन है उसके लिए कह दिया जाता है एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एन आर्कीपेलागो ऑफ आइलैंड्स। अब ये बहुत बोल सकते हो पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अगर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, या फिर व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन, या क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, सो इट इज व्हाट, आर्कीपेलागो। ठीक है, सो आर्कीपेलागो क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, दैट वाज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए, वहां पर आपने बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखे, ठीक है, और उनके बारे में आपको ये है कि भाई वो सबसे बड़े हैं इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली डेफिनेटली एक कोई ना कोई ऐसा आर्कीपेलागो जरूर होगा जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होगा। इफ यू वांट, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो टू एनहांस योर जनरल नॉलेज। बट यही चीज है कि भाई अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करनी है, सो दिस इज द टर्म दैट इज यूज्ड, दैट इज आर्कीपेलागो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। अब अगर आप ऐसी कोई बिल्डिंग में जाते हो जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स एक साथ हैं, बहुत ऐसी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा कॉमनली आजकल देखने को मिल जाती हैं। तो अगर कोई बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, मल्टीपल फ्लैट्स हैं, तो उसको कह दिया जाता है ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, यानी दिस बिल्डिंग हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लैट्स। क्लियर, तो ब्लॉक हो जाता है किसके लिए, कलेक्टिव नाउन यूज फ्लैट्स के लिए। सो द ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स वाज डिस्ट्रॉयड इन एन अर्थक्वेक। भाई जितने भी ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स हैं, यानी एक बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं एक साथ, बोल दिया जाता है ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, एंड दिस वाज डिस्ट्रॉयड इन एन अर्थक्वेक। जब भूकंप आया तो पूरे ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स वर डिस्ट्रॉयड। तो इस तरीके से जब भी आपको ऐसी कोई बिल्डिंग दिखती है जहां पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, डेफिनेटली आप बोल सकते हो इट इज अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ बुके और अ बंच ऑफ फ्लावर्स। बहुत कॉमन है, बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है। बुके ऑफ फ्लावर्स सबको पता है, अगर आप कभी किसी फ्लावर शॉप पे चले जाओ, यू नो कि भाई एक अरेंजमेंट होता है ना, पूरा प्रॉपर डेकोरेशन करके देते हैं, उसको पैक करते हैं, देन उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, या फिर एक टाइप के फ्लावर्स, डिपेंड्स आपको कौन से फ्लावर्स चाहिए, उसे कह दिया जाता है अ बुके, राइट। तो कभी भी आपको ऐसे अरेंजमेंट दिखता है फ्लावर्स का जो प्रॉपर डेकोरेशन के साथ होता है, सपोज इस तरीके का अगर आपको दिख रहा है, उसे हम कह देते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो बुके क्या है, वो एक कलेक्टिव नाउन है। सो द बुके कंसिस्टेड ऑफ रोजेस, डहलियाज एंड ऑर्किड्स, यानी कि ये पर्टिकुलर जो बुके था भाई मेरे पास, या मैंने जो बुके देखा, उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स थे, रोजेस थे, डहलियाज थे और ऑर्किड्स थे। ठीक है, तो एक प्रॉपर डेकोरेटिव अरेंजमेंट आपको दिख रहा है जो मैन मेड है। ऑब्वियसली फ्लावर्स आर प्लग्ड, देन दे आर मेड टू एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उसे कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। बट अगर आपने सिंपली कहीं से फ्लावर्स तोड़ लिए और उसका फिर एक तरीके से एक गुच्छा बना के दे दिया, यानी बहुत सारे फ्लावर्स आपके हाथ में, फिर उसे बुके नहीं कह सकते, राइट, बिकॉज आपने उसको डेकोरेट थोड़ी किया है, इस तरीके से अरेंज थोड़ी किया है, आपने सिर्फ प्लक किया और बहुत सारे आपके पास फ्लावर्स हैं, तब हम बोल देते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर्स। क्लियर, तो डिपेंड्स आप किसकी बात कर रहे हो। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट दैट इज़ ब्यूटिफुल, बहुत सारे फ्लावर्स हैं उसके अंदर और इस तरीके से मैन मेड तरीके से उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, तब हम उसे कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके की स्पेलिंग ध्यान रखना, बिकॉज येस, अगर आप नॉर्मली बुके की स्पेलिंग लिखने जाओगे यू वुड नॉट राइट दिस, बट दिस इज द एक्चुअल स्पेलिंग। क्लियर, उसके बाद बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब प्रॉपरली कहीं से ऐसे प्लक करके बस हाथ में रखे हुए हैं बहुत सारे फ्लावर्स, उसे कह दोगे बंच ऑफ फ्लावर्स। डन, तो आई रिसीव्ड अ बंच ऑफ फ्लावर्स और आई प्लग्ड अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इसका मतलब आपके पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज अ बंच ऑफ कीज। सबसे आई गेस कॉमन एक कलेक्टिव नाउन है जो आई गेस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको पता भी होगा। अगर आप कोई सबसे जहाँ से कलेक्टिव नाउन पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है उस क्लास की बुक ले लो और वहाँ कलेक्टिव नाउन पढ़ो, डेफिनेटली आपको बंच ऑफ कीज जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स देखने को मिल जाता है। सो बंच इज अ वेरी कॉमन कलेक्टिव नाउन। सो अ बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों का गुच्छा। सो वन इज अ की एंड इफ यू हैव लाइक मेनी कीज, जैसे कि आजकल रहते हैं ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, की रिंग लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारी कीज लगा देते हैं। ऑब्वियसली अलग अलग कीज कौन संभालेगा, तो वो क्या हो जाती है, वो बहुत सारी कीज एक साथ हैं, इसीलिए उसको कह दिया जाता है बंच ऑफ कीज। क्लियर? सो आई केप्ट अ बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताना है कि भाई मैंने जितनी भी कीज हैं घर की वो सब टेबल पर रख दी थी या फिर मैंने हुक में हैंग कर दी थी, तब आप कह सकते हो बंच ऑफ कीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने बंच ऑफ कीज जो है वो टेबल पे रखा, आई केप्ट द बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ बंडल ऑफ क्लोथ्स, यूज्ड क्लोथ्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपके पास जब नॉर्मल क्लोथ्स हैं उसको आप बंडल ऑफ क्लोथ्स नहीं बोलोगे। जब हम किसी पुराने कपड़ों की बात कर रहे होते हैं या फिर यूज्ड जो मैले कपड़े होते हैं, अगर वो बहुत सारे कपड़े एक साथ इकट्ठे हैं तो उसको हम कह देते हैं बंडल ऑफ क्लोथ्स। वैसे भी आप देखोगे कि कभी भी जो वॉशरमैन होते हैं उनको जब भी आप कपड़े देते हो धोने के लिए या फिर आप एक साथ जब कपड़े धोने के लिए रखते हो, सो देयर इज लाइक एक बंडल फॉर्म कर लेते हो, राइट? ये बंडल बना के वो ले जाते हैं वॉशरमैन। तो इस तरीके से जो भी यूज्ड क्लोथ्स होते हैं, यानी कि जो या तो डर्टी क्लोथ्स हैं या पुराने ओल्ड क्लोथ्स हैं, उनको हम एक साथ रखते हैं ना, तो उनको हम कह देते हैं बंडल ऑफ क्लोथ्स। क्लियर? सो आई कलेक्टेड अ बंडल ऑफ ओल्ड क्लोथ्स टू गिव टू द नीडी। मैंने क्या किया, पुराने कपड़े जो मेरे पास रखे थे वो सारे बंडल इकट्ठे किए और फिर मैंने जितने भी लोगों को ज़रूरत थी उनको दे दिया। ऑब्वियसली आप अगर किसी की हेल्प करना चाहते हो, अगर सही में जाके नए कपड़े नहीं खरीद सकते, इफ यू कांट डू दैट, डेफिनेटली अगर आपके पास कोई ओल्ड क्लोथ्स हैं दैट यू नो कि अब आप नहीं पहन पाओगे, मे बी दे विल नॉट फिट यू और मे बी यू डोंट वांट टू रिपीट देम, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव देम टू द नीडी, बिकॉज उनके लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, दे विल बी वेरी हैप्पी। तो जब आपको किसी पुराने कपड़े या फिर कोई गंदे कपड़ों के बहुत सारे कपड़ों को एक साथ बोलना है, यू कैन से बंडल ऑफ क्लोथ्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अब ये बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, बिकॉज हम एक स्टोरी पढ़ते हैं बहुत बचपन से ही जो यूनिटी के बारे में होता है। ठीक है, कि अगर एक साथ होती है चीज़ें तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, राइट? तो एक आप बहुत सुनते हो जैसे एक एक लकड़ी दी फादर ने अपने बच्चों को तो वो तोड़ पाए थे, बट अगर बंडल दिया तो वो इजीली नहीं ब्रेक कर पाए, बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आपको ये स्टोरी याद है देन यू कैन डेफिनेटली कीप दिस इन योर माइंड, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। डन? इसका मतलब बहुत सारी लकड़ियाँ जो एक साथ रखी हुई हैं, एक बंडल बना दिया गया है, उसे हम कह देते हैं कि भाई कलेक्टिव नाउन है क्या, बंडल। फॉर एग्जाम्पल शी ट्राइड टू ब्रेक अ बंडल ऑफ स्टिक्स बट कुडंट। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ब्रेक लाइक अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बहुत सारी होती है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी तब भी नहीं टूटेंगी, ऑब्वियसली बिकॉज बहुत ज़्यादा उसमें वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, एक साथ हैं, राइट? तो जब भी आपको लकड़ियों के गुच्छे की बात करनी है कि भाई वो एक साथ है, टाइड है, आप कह सकते हो बंडल ऑफ स्टिक्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स या फिर अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। जो सीढ़ियाँ होती है ना वो दो टाइप की आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होता है कि कुछ स्टेप्स हुई, आप चढ़ के गए और फाइनली डन, आप पहुंच गए जहाँ आपको पहुंचना है। फिर कुछ ऐसी स्टेयर्स होती हैं, जैसे ऐसे स्टेयर्स होंगी, फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप रुक सकते हो, फिर से स्टेयर्स स्टार्ट होंगी, फिर बड़ा सा प्लेटफॉर्म, फिर स्टेयर्स, फिर बड़ा सा प्लेटफॉर्म। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि ये स्टेयर्स हैं, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, फिर यहाँ से स्टेयर्स हैं, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके की जो होती है ना, इनको हम क्या कह देते हैं कि ये कुछ स्टेयर्स नहीं है या कुछ स्टेप्स नहीं है, ये बहुत सारी हैं। ठीक है, देयर आर ग्रुप ऑफ स्टेयर्स। तो उसके लिए ग्रुप ऑफ बोलना सही नहीं रहता, तो क्या कह दिया जाता है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स या फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, जो भी आपको कहना है। क्लियर? तो नॉर्मली सीढ़ियाँ देख रहे हो उनको तो स्टेयर्स या स्टेप्स कहोगे, ठीक है, बट अगर आपको ऐसी स्टेयर्स या स्टेप्स दिखती हैं जो बहुत सारी ये स्टेयर्स हैं, फिर यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लगा है, यानी एक तरीके से वो एंड हुई एक जगह, फिर वहीं से बहुत सारी स्टार्ट हुई जो स्टेयर्स हैं, फिर एक तरफ एंड हुई, फिर स्टेयर्स हैं, फिर एंड हुई, ऐसे बहुत जगह होता है ना, इन्हें हम कह देते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स या फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। सो वी वॉक्ड अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड वी वर एग्जॉस्टेड। ऑब्वियसली इतनी सारी स्टेयर्स छोड़ोगे तो यू विल बी टायर्ड। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको। तो फ्लाइट जो है वर्ड वो एक कलेक्टिव नाउन भी है, किसके लिए, स्टेयर्स और स्टेप्स के लिए। डन? ऑलराइट।
नेक्स्ट इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। अब अगर आपको एक साथ सारे पहाड़ माउंटेन्स दिख रहे हैं तो यू कैन नॉट बी लाइक कि बहुत सारे माउंटेन्स है, देयर आर मेनी माउंटेन्स, इस तरीके से नहीं। यू हैव वन वर्ड फॉर इट, दैट इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। जैसे आप माउंटेन रेंजेस वर्ड सुनते हो, राइट? तो अगर एक साथ बहुत सारे माउंटेन्स आपको दिखते हैं उन्हें कह दिया जाता है अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स इन माई सिटी। भाई मेरी सिटी में एक पूरी रेंज ऑफ माउंटेन्स है, यानी देयर आर मेनी माउंटेन्स इन माई सिटी। अब उसके लिए ग्रुप का बताने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है दैट इज रेंज, तो वो आप यहाँ पर यूज कर लोगे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। नाउ दिस इज समथिंग जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिकॉज देर आर मेनी पीपल जो अगर बात कर रहे होते हैं अपने ड्रॉर्स के बारे में। अगर सपोज अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ड्रॉर क्या होता है जिसको आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो, यानी कि बाहर की तरफ खींचते हो, यू ड्रॉ इट आउट, और फिर अंदर सामान वामान रखा होता है, राइट? तो हम अगर इसको हमें बोलना है पूरी तरीके से तो इसके लिए कलेक्टिव नाउन होता है, वो होता है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। यानी बहुत सारे मल्टीपल ड्रॉर्स हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीस ऑफ फर्नीचर में, देर आर मल्टीपल ड्रॉर्स, तो इसे कह दिया जाता है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। ऐसे भी अगर यू हैव टू बाय लाइक ऐसा कुछ, तो आप अगर ऐसे लिखते हो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, डेफिनेटली आपको ऐसा कुछ फर्नीचर पीस जरूर दिखेगा। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए भाई इसको हम क्या बोलते हैं, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। सो आई बॉट अ बिग चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स फॉर माई थिंग्स। तो भाई मैंने बहुत बड़ा एक पीस ऑफ फर्नीचर खरीदा है जिसमें क्या है, मल्टीपल ड्रॉर्स हैं, तो क्या बोल दिया, आई बॉट अ बिग चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। किसके लिए? ऑब्वियसली अपनी चीज़ रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, या जो कुछ भी जिस चीज़ के लिए भी आपको चाहिए। सो येस, यू मस्ट नो दिस, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं, देन वी आर लाइक क्या बोला। क्लियर? तो आपको अब समझ आ गया है कि भाई चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स क्या है, मल्टीपल ड्रॉर्स होते हैं जिस पीस ऑफ फर्नीचर में, उसे कहा जाता है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, कह सकते हो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है कि जहाँ पे बहुत सारी डस्ट है, तो इसको क्या बोलोगे आप? ग्रुप ऑफ डस्ट बोलोगे? नहीं ना। लार्ज डस्ट बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसे बोला जाता है क्लाउड ऑफ डस्ट, क्योंकि अगर बहुत सारी धूल एक साथ होती है तो वो इस तरीके का क्लाउड फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है? ऐसा लगता है कि हम बादल देख रहे हैं, किसका? डस्ट का, धूल का, तो इसे क्या दिया जाएगा, अ क्लाउड ऑफ डस्ट। डन, तो ये हो गया इसका कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कुड ओनली सी अ क्लाउड ऑफ डस्ट देयर। भाई वहां मैं गया, वहां पे इतनी धूल थी कि मुझे कुछ नहीं दिखा, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। आई जस्ट कुड सी अ क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी इतनी धूल थी वहां पर कि एक पूरा बादल बन रहा था उस धूल का, एंड नथिंग एल्स आई कुड सी, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ क्लाउड ऑफ डस्ट दिख रहा था। डन, तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलोगे इसको, क्लाउड ऑफ डस्ट। अगेन एंड अगेन मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि यही दिमाग में बैठ जाए, फिर उसके बाद आपको वापस पढ़ने की जरूरत न पड़े कि अच्छा क्या था, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादातर कोशिश करनी है कि ये सब आप अगर एक बार पढ़ लेते हो ना, यू नीड टू यूज देम, ठीक है? अगर यूज नहीं करोगे देन प्रॉब्लम है, फिर याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट होते हैं भाई बुशेस के लिए। अगर आपको ऐसी मल्टीपल बुशेस दिख जाती हैं तो क्या बोलोगे इसको, देयर आर मेनी बुशेस, ग्रुप ऑफ बुशेस, राइट? ऐसा कुछ बोल देंगे, बट इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है दैट इज अ क्लम्प ऑफ बुशेस, ठीक है? तो अगर बहुत सारी बुशेस आपको एक साथ दिख जा रही हैं उन्हें हम कह देते हैं अ क्लम्प ऑफ बुशेस। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन स्टॉप्ड एट अ लार्ज क्लम्प ऑफ बुशेस एंड ड्रॉप्ड एट वन नी टू सी समथिंग। क्या समझे यहाँ पे कि भाई जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, अब वहाँ पर क्लम्प ऑफ बुशेस थी, तो वो क्या हुआ, वो एक घुटने के बल नीचे बैठे और फिर बुशेस के उधर कुछ दिख रहा होगा, उनको कुछ देखना था, सो दे वांटेड टू सी दैट। तो यहाँ पे बैठकर एक नी पे दे वर सर्चिंग फॉर समथिंग या दे वर लुकिंग एट समथिंग। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि भाई ये जितनी सारी बुशेस हैं उनको हम कह देते हैं क्लम्प ऑफ बुशेस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ क्लम्प या फिर अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज तो सभी को पता है, राइट? तो जंगल हम किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, तो फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज भी कह दिया जाता है, तो कलेक्टिव नाउन ये भी है। सिमिलरली डेफिनेटली जैसे आपने बुशेस के लिए भी यूज किया क्लम्प ऑफ बुशेस, वैसे ही ट्रीज के लिए भी कर सकते हो क्लम्प ऑफ ट्रीज, बट ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, ठीक है? इसके अलावा भी अभी हम देखेंगे कि अगर ये ट्रीज कौन से हैं, नॉर्मल ट्रीज हैं जिसमें फ्रूट नहीं होता है, वो वाले ट्रीज के लिए आप बोलोगे फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, बट कुछ ट्रीज होते हैं जो फ्रूट गिविंग होते हैं, राइट? जिसमें फ्रूट्स लगे होते हैं, उसके लिए अलग हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर कि अ क्लम्प ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज बोल दिया जाता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
दे प्लांटेड अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड बिल्ट अ टेम्पल देयर। भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लम्प ऑफ ट्रीज वहाँ प्लांट किए, यानी बहुत सारे वहाँ पर पेड़ लगाए और फिर वहाँ एक मंदिर भी बना दिया। नेक्स्ट फॉरेस्ट की तरह यूज करते हैं। द हाउस वॉज कम्प्लीटली हिडन बाय अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। क्या तुम्हें मेरा घर दिख रहा था दूर से? बिल्कुल नहीं भाई, वहां पर इतने सारे पेड़ थे, देयर वाज लाइक अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, तो इसकी वजह से घर जितने भी थे पीछे वो सब छुप गए थे। डन, तो आप यहाँ तो बोल लो अ क्लम्प ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एन ऑर्किड ऑफ ट्रीज। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फ्रूट ट्रीज की, ठीक है। तो जब ऐसे पेड़ बहुत सारे होते हैं जिसमें फ्रूट लगे हों, फल लगे हों, उसको हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं कि भाई एक ऑर्चर्ड है। तो आप सिर्फ ऑर्चर्ड बोल दो तो भी क्लियर है कि वहां पर क्या होंगे, वहां पर ऐसे ट्रीज होंगे जहां पर फल लगते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मली भी अगर ऑर्चर्ड वर्ड बोलोगे सेंटेंस में, वो एक ही चीज समझाता है कि ऐसे जगह जहाँ पे ऐसे पेड़ हैं, मल्टीपल ट्रीज हैं जिसमें फ्रूट्स लगे हैं, ठीक है। आई क्लाइम्ड ओवर द वॉल इनटू द ऑर्चर्ड, तो आप उसको नॉर्मली भी यूज करते हो, पूरा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, बिकॉज ऑर्चर्ड इज ऑब्वियसली अ प्लेस वेयर देयर आर ट्रीज विच बेयर फ्रूट। डन, तो आपको क्या बोलना है यहाँ पर? भाई ऐसा कुछ दिख जाता है तो ये क्या होता है? ऑर्चर्ड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ क्लस्टर ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स हु, राइट। अब क्या होता है ना, जब अगर आप डायमंड्स वगैरह में हो, लाइक इफ यू गो एंड शॉप लाइक विद योर मॉम और समथिंग, आपकी सिस्टर के साथ अगर आप कभी गए हो टू बाय लाइक रिंग और समथिंग जो डायमंड्स की हो, तो उसमें होता है एक प्रॉपर एक डायमंड होता है, तो दैट इज तो लाइक वन पीस। बट कुछ रिंग्स होती हैं जिसमें मल्टीपल छोटे 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 डायमंड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लस्टर्ड रिंग, ठीक है। क्यों बोल देते हैं? बिकॉज क्लस्टर क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है डायमंड्स के लिए। सो इफ यू सी लाइक मल्टीपल डायमंड्स, बहुत सारे डायमंड्स हैं, उसे कह दिया जाता है क्लस्टर ऑफ डायमंड्स, यानी बहुत सारे डायमंड्स हैं। सो इफ यू वांट टू लाइक बाय अ रिंग जिसमें वो छोटे 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 मल्टीपल डायमंड्स लगे हों, तो उसे कह दिया जाता है अ क्लस्टर्ड रिंग। तो वहां से भी आप ध्यान में रख सकते हो कि भाई क्लस्टर वर्ड क्या आता है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि बहुत सारे डायमंड्स हैं, ग्रुप ऑफ डायमंड्स। सो आई गिफ्टेड माई फ्रेंड अ क्लस्टर ऑफ डायमंड्स। वाओ, सो रिच। तो मैंने अपने फ्रेंड को क्या दिया? क्लस्टर ऑफ डायमंड्स। मैंने दिया नहीं है, जस्ट अ सेंटेंस, ठीक है। तो अगर क्लस्टर ऑफ डायमंड्स लिखा मतलब बहुत सारे डायमंड्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ क्लस्टर और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अब एक और चीज है जिसमें क्लस्टर का यूज किया जाता है, वो होते हैं तारे, स्टार्स, ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं तो उसे कह दिया जाता है अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। और एक सबसे कॉमन जो हमको भी पता है, दैट इज अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो ये दोनों ही क्या है? वो कलेक्टिव नाउन्स हैं। क्लियर? सो दे सॉ अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स विद अ हाई पावर्ड टेलीस्कोप। भाई कोई पर्सन है, मे बी वो एस्ट्रोनॉमर है, नहीं है, या पसंद है उसको स्टार गेजिंग करना, सो दैट पर्सन हैड लाइक अ वेरी हाई पावर्ड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे दूर की चीजें बड़ी क्लियरली दिख जाती है। बाइनोकुलर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक स्पेस वगैरह में देखना होता है तो आप देख सकते हो इस तरीके का पूरा बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू देख सकते हो आप स्टार्स वगैरह देख सकते हो, दैट इज व्हाट टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप के थ्रू क्या देखा? बहुत सारे मल्टीपल स्टार्स देखे, तो क्या बोलेंगे? क्लस्टर ऑफ स्टार्स। सिमिलरली एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड अ डिस्टेंट गैलेक्सी। अब कुछ होते हैं ना स्टार्स, वो एक तरीके का पूरा पैटर्न बना लेते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टार्स आप पढ़ते भी हो, राइट, जीके में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं, तो उसको कह दिया जाता है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है। सो एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत दूर कोई गैलेक्सी है जो अभी तक नहीं किसी को पता थी, वो डिस्कवर की है। तो दोनों ही क्लस्टर ऑफ स्टार्स या फिर गैलेक्सी अगर बोलते हो, मतलब यही होता है कि भाई बहुत सारे स्टार्स हैं, मल्टीपल स्टार्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ फ्लीट ऑफ कार्स और व्हीकल्स। अगर आपको कभी भी ऐसे कार्स लाइन से दिख जाएं, बहुत लाइन से स्कूटर्स वगैरह दिख जाएं, कोई भी गाड़ियां दिख जाएं, तो उनके लिए कलेक्टिव वर्ड होता है दैट इज फ्लीट, ठीक है। सो अ फ्लीट ऑफ कार्स, अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। सो आई सॉ अ फ्लीट ऑफ कार्स आउटसाइड द होटल। भाई उस होटल के बाहर मैंने लाइन से इतनी सारी गाड़ियां देखी, इतनी सारी कार्स देखी पार्क, तो उसको क्या कह दिया? आई सॉ अ फ्लीट ऑफ कार्स। और कहाँ भाई? आउटसाइड द होटल। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज सिमिलरली, अगर फ्लीट वर्ड सबसे ज़्यादा कॉमनली सुनाई देता है तो वो शिप्स के साथ सुनाई देता है, जहाज होते हैं, ठीक है। सो अ फ्लीट ऑफ शिप्स। तो अगर आपको फ्लीट ऑफ कार्स बोलना है और फ्लीट ऑफ व्हीकल्स बोलना है, बिल्कुल सही है, बट अगर कॉमनली आप जाना चाहो भाई फ्लीट के साथ आगे क्या लगता है सबसे ज़्यादा, सो इट इज द शिप्स, ठीक है। सो मैनी सेल्ड इन अ फ्लीट ऑफ शिप्स। भाई उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया? वो लोग बहुत सारे शिप्स में दे वेंट, तो सेल्ड ही बोलते, तभी सेलर्स बोलते हैं ना, शिप्स पे रहते हैं, काम करते हैं। सो
बहुत सारे लोग थे जो फ्लीट ऑफ शिप्स में गए, यानी कि बहुत सारी शिप्स का यूज हुआ, एक शिप का यूज नहीं हुआ है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ हेल ऑफ बुलेट्स। हेल ऑफ बुलेट्स मतलब बहुत सारी गोलियां, बंदूक की गोलियां, ठीक है, तो इसको क्या कह दिया जाता है, अ हेल ऑफ बुलेट्स। फॉर एग्जाम्पल, द मैन डाइड इन अ हेल ऑफ बुलेट्स। भाई एक कोई पर्सन है, बहुत सारी बुलेट्स फायर की, तो क्या बोल दोगे, द मैन डाइड आफ्टर, जब उसको बहुत सारी बुलेट्स हिट की, लगी, तो इन हेल ऑफ बुलेट्स। तो हेल ऑफ बुलेट्स का मतलब होता है मल्टीपल बुलेट्स, बहुत सारी बंदूक की गोलियां। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ हीप ऑफ ट्रैश और अ पाइल ऑफ रबिश। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, राइट, बिकॉज लोग की आदत होती है जहाँ पे खाली जगह दिखती है वहाँ पे बिल्कुल ऐसे कचरे का ढेर लगा देते हैं, राइट। तो उस कचरे के ढेर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा कचरा है वहाँ पर, तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है उस ढेर वर्ड के लिए, इधर अ हीप ऑफ ट्रैश या हीप ऑफ रबिश बोल सकते हो, या पाइल ऑफ ट्रैश और पाइल ऑफ रबिश, या रबिश का मतलब कचरा है, ठीक है। और ऑब्वियसली ट्रैश तो पता ही होगा, ट्रैश कैन पता है, डस्टबिन होता है जिसमें हम कचरा डालते हैं, तो वो कैन होती है जिसमें हम ट्रैश डालते हैं, जो वेस्ट होता है वो। तो कचरे की बात जब हो रही है तो आप बोल सकते हो ये जो कचरे का ढेर लोग खड़ा कर देते हैं, इसे हम कहते हैं अ हीप ऑफ ट्रैश या फिर अ पाइल ऑफ रबिश। फॉर एग्जाम्पल, द हीप ऑफ ट्रैश इन फ्रंट ऑफ द हाउस वॉज एन आईसोर। आईसोर मतलब आंखों के लिए, मतलब एक दर्द था वो, कि देख नहीं पा रहे थे, इतना बुरा लग रहा था ये सब देखकर, कचरा कचरा रख दिया घर के सामने। सो क्या था, द हीप ऑफ ट्रैश यानी कचरे का ढेर। नेक्स्ट, दिस द नहीं लिखना चाहिए, देयर आएगा, सॉरी। देयर इज अ पाइल ऑफ रबिश इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। भाई वो सड़क के बिल्कुल कॉर्नर में, किनारे में क्या है, एक कचरे का ढेर है, तो उसे क्या कह दिया, पाइल ऑफ रबिश। तो आपके ऊपर है भाई, कचरे का ढेर दिखता है आपको, जो कि दिख ही जाएगा, कॉमन है, तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं, इधर अ हीप ऑफ ट्रैश बोल दो या पाइल ऑफ रबिश बोल दो, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ हीप ऑफ स्टोन्स। अगर आप बहुत सारे पत्थर रखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तब हम बोल देते हैं वो हीप ऑफ स्टोन्स है। अब इसमें एक और चीज है जो आपको सीखनी चाहिए, जिसे हम कह देते हैं कैन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये स्पेसिफिकली यूज किया जाता है ऐसे स्टोन्स के ढेर के लिए या स्ट्रक्चर के लिए जो कहीं पे लोग ऐसे जानबूझ के बनाते हैं, लाइक इट इज समथिंग जो कि इंटेंस, बिल्कुल बोल सकते हो इंटेंशनली बनाया जाता है पत्थरों का ढेर, ताकि एक तरीके का मेमोयर बने जो लोगों को याद रहे। तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर जो पत्थर का यूज कर जानबूझ कर बनाया जाता है बाय मैनकाइंड, तब हम वर्ड यूज करते हैं कैन। तो अगर आपको ऐसा कोई कलेक्शन ऑफ स्टोन्स दिखता है जिसकी वजह से कोई मॉन्यूमेंट टाइप या फिर कुछ मेमोयर टाइप का फॉर्म हो रहा है, तब हम यूज करते हैं अ कैन ऑफ स्टोन्स। बट अगर नॉर्मली पत्थरों का ढेर है तब आप यूज करते हो अ हीप ऑफ स्टोन्स। तो इन केस अगर आपको कभी ये वर्ड दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका ये भी यूज होता है। बट अगर आपको नॉर्मली यूज करना है कलेक्टिव नाउन के लिए, यू वुड प्रेफर द वर्ड हीप। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल डाउन ऑन अ हीप ऑफ स्टोन्स। भाई पत्थरों का ढेर था और वो उस पर गिर गया, ओ माय गॉड, बहुत बुरी लगी होगी, राइट। तो देर बोल सकते हो कि अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग एंड देन एज ही वॉज रनिंग फास्ट ही फेल ऑन दी हीप ऑफ स्टोन्स। तो हीप ऑफ स्टोन्स यानी कि पत्थरों का ढेर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अब आपको लगेगा कि भाई लाइब्रेरी तो एक बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, राइट, बिल्कुल सही हो। बट अगर कहीं पे भी बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपने घर में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो बोलते ना लाइब्रेरी बना के रखी है। क्यों बोल रहे भैया, वो तो कोई बिल्डिंग है नहीं बुक्स वाली। बट कलेक्टिव नाउन की तरह यूज कर लिया जाता है लाइब्रेरी को, यानी जहां पे भी कलेक्शन ऑफ बुक्स होंगी उसको बोल दिया जाएगा लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। सो शी हैज अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स टू कीप हर बिजी। भाई वो पूरा टाइम बिजी कैसे रहती है, बिकॉज उसके पास पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है बुक्स की, यानी उसने इतनी सारी बुक्स का कलेक्शन अपने घर में रखा है। तो क्या बोल देंगे, शी हैज अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज ईदर अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या क्लस्टर ऑफ पर्ल्स। सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, बट डिपेंडिंग आप किसकी बात कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो पर्ल्स मतलब मोती, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर पर्ल्स का प्रॉपर एक नेक पीस बना हुआ है तो बोल देते हैं नेकलेस ऑफ पर्ल्स, यानी कि नेकलेस यहाँ पे क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें बहुत सारे पर्ल्स हैं बट एक प्रॉपर नेक पीस की तरह डिजाइंड है, राइट। अब अगर आप बात कर रहे हो एक स्ट्रिंग की, यानी सिर्फ एक जो हम लड़ बोल देते हैं हिंदी में, सिर्फ इतना अगर हम कट कर दें, ठीक है, तो ये एक जो लड़ निकल के आएगी ना, दैट वुड बी व्हाट, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स,
राइट। नेक्स्ट है ये किसी में भी थ्रेड या कुछ वायर के थ्रू अटैच्ड नहीं है, बल्कि ऐसे ही रखे हुए हैं बहुत सारे पर्ल्स, तो वो क्या हो जाएंगे, क्लस्टर ऑफ पर्ल्स। ठीक है, तो डिपेंड्स आपको किस तरीके से दिख रहा है भाई वो पर्ल्स की, आप किसकी बात कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो एक नेक पीस की जो बहुत सारे पर्ल से बना है, इट वुड बी अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स। अगर आप बात कर रहे हो सिर्फ एक स्ट्रिंग की, एक लड़की, तो वो हो जाएगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और अगर आप बात कर रहे हो ऐसे ही बहुत सारे पर्ल्स रखे हुए हैं, तो वो हो जाएगा अ क्लस्टर ऑफ पर्ल्स। ठीक है, शी वोर अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे नेकलेस ऑफ पर्ल से क्या समझ आ रहा है कि भाई उसने जो पहना हुआ था वो क्या था, एक नेक पीस था, और वो किसका बना हुआ था, बहुत सारे पर्ल्स का, तो नेकलेस ऑफ पर्ल्स। देन आई लाइक द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मुझे ये जो पर्ल्स की स्ट्रिंग है, जो लड़ है, वो बहुत अच्छी लगी। तो ये जो है एक बोल सकते हो एक सिर्फ एक स्ट्रिंग है, राइट, उसको नेकलेस बोलना सही नहीं होगा। तो जब ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं तो उससे प्रॉपर एक नेक पीस बना है, दैट वुड बी नेकलेस। एक स्ट्रिंग की बात करोगे तो वो हो जाएगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। देन द क्लस्टर ऑफ पर्ल्स लुक ब्यूटिफुल। अब अगर आपको बहुत सारे पर्ल्स ऐसे रखे हुए दिख रहे हैं, या आपको किसी बॉक्स में दिखा दिए बहुत सारे पर्ल्स रखे हुए हैं मल्टीपल, तो वहां बोल सकते हो अ क्लस्टर ऑफ पर्ल्स, क्योंकि ना तो उसकी अभी कोई स्ट्रिंग बनी है, ना ही उसका कोई नेक पीस या नेकलेस बना है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ डेक ऑफ कार्ड्स। अगर आप कार्ड्स खेलते हो, ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं बोल रही है, ऐसी कभी कभी खेल लेते हो घर भर में, तो हम उसे क्या कहते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स भी सुनने को मिल सकता है आपको, दोनों सही हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, अगेन जो बहुत सारे कार्ड्स होते हैं एक साथ, उसे हम कहते हैं डेक ऑफ कार्ड्स और पैक ऑफ कार्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक द डेक ऑफ कार्ड्स एंड बिगैन टू ले देम आउट। उसने क्या किया, डेक ऑफ कार्ड्स लिया और उनको बाहर की तरफ फिर वो रखने लगा या बांटने लगा, जो भी आप कह रहे हो। तो ये पूरा जो एक प्रॉपर होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ क्विवर ऑफ एरो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, सबसे पहले तो ये जो वर्ड क्विवर है ना, वो एक्चुअल में पता है किसका नाम होता है, इस बोल सकते हो कंटेनर का, ठीक है, जिसमें एरोज रखे होते हैं। तो अगर आपने देखा हो इस तरीके से पहना होता है, फिर ऐसे निकालेंगे एरो एंड देन बो होता है एंड देन अटैक करते हैं, तो वो जो प्रॉपर कंटेनर होता है ना, इसमें एरोज रखे होते हैं, उसी को कहते हैं क्विवर। तो ये होता है क्विवर एक्चुअली में। बट अब इसके लिए क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन चाहिए था, तो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्या, क्विवर ऑफ एरोज, यानी इतने एरोज जो इस कंटेनर में आ जाएं, तो वो ग्रुप ऑफ एरोज जो हो जाता है ना, उसको कह देते हैं क्विवर ऑफ एरोज। बट आपको पता होना चाहिए क्विवर एक्चुअली में इस कंटेनर का नाम होता है। ठीक है, सो ही हैड अ बो एंड क्विवर ऑफ एरोज। उसके पास क्या था, एक बो था, ठीक है, जिसमें हम तीर लगाते हैं, एरो लगाते हैं, तो वो था उसके पास, और था क्विवर ऑफ एरोज। यानी कि मे बी आप ये बोलना चाह रहे हो कि कंटेनर है जिसमें एरोज रखते हैं, या फिर आप ग्रुप ऑफ एरोज की बात कर रहे हो, तो क्विवर ऑफ एरोज। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ स्टैक ऑफ पेपर्स। अगर आपको बहुत सारे पेपर्स दिख रहे हैं, जितना बड़ा बंडल होता है, फोटोकॉपी शॉप पे चले आओ, या आपने कभी ऐसे पेपर्स खरीदे हो, ठीक है, तो जो इतने सारे पेपर्स होते हैं ना, उन सबको हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं उसको स्टैक ऑफ पेपर्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज स्टैक ऑफ पेपर्स। और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन सुनने को मिलते रहते हैं, बट दिस इज समथिंग जो आप यूज कर सकते हो हमेशा विदाउट इवन थिंकिंग फॉर वंस। तो आप यूज करेंगे स्टैक ऑफ पेपर्स एज अ कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉकड इन विथ ह्यूज स्टैक ऑफ पेपर्स। भाई जैसे ही वो एंटर हुआ, जब वो अंदर आया, मे बी ऑफिस में, कैबिन में, घर पे, उसके पास बहुत सारे पेपर्स थे हाथ में, तो स्टैक ऑफ पेपर्स। तो इससे आप इमेजिन कर पाओगे, अच्छा ठीक है भाई, बहुत सारे पेपर्स की बात हो रही है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ किट ऑफ टूल्स, या फिर अ सेट ऑफ टूल्स भी सुन लेते हो आप। ठीक है, तो किट का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें सारे टूल्स होंगे, राइट। और अगर बहुत सारे टूल्स हैं, तो अगर आप किट ऑफ टूल्स बोल रहे हो तो भी सही है, अगर आप सेट ऑफ टूल्स बोलते हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर मतलब यही है कि भाई अगर मल्टीपल टूल्स, जो बहुत सारे औजार हैं, उसके बारे में आपको बात करनी है, यू कैन ईदर यूज अ किट ऑफ टूल्स और सेट ऑफ टूल्स। आई बॉट अ किट ऑफ टूल्स टू रिपेयर द मशीन। भाई मैंने बहुत सारे टूल्स खरीदे, और किट ऑफ टूल्स खरीदा मैंने क्योंकि मुझे अपनी मशीन को रिपेयर करना था। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ स्टैक ऑफ वुड, स्टैक ऑफ पेपर्स। ठीक है, वैसे ही स्टैक ऑफ वुड, ज़्यादातर जैसे फायर वुड जो घर में लकड़ी जलाने के लिए होती है, स्टिक्स अलग था, बंडल ऑफ स्टिक्स, ये क्या है, वुड है, लॉग्स ऑफ वुड। ठीक है, तो अगर आप जैसे फायर वुड की बात कर रहे हो, या फिर ऐसे वुड की बात कर रहे हो जो यूज़ कर रहे हैं फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, तो हम क्या बोल देते हैं, अ स्टैक ऑफ वुड। सो यू विल ऑलवेज फाइंड अ स्टैक ऑफ वुड इन हिज हाउस इन विंटर्स। भाई जब भी ठंड का टाइम होता है, विंटर सीजन होता है, तो वुड जलाकर घर में वो वार्मथ बना के रखते हैं, तो उसके घर में विंटर्स के टाइम पे तुम्हें हमेशा क्या दिखेंगी, बहुत सारी लकड़ियां दिखेंगी, यानी कि स्टैक ऑफ वुड दिखेगा। सो दिस इज द कलेक्टिव नाउन। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टैक नहीं, स्टॉक।
ठीक है, वैसे भी सभी को पता है, अगर कोई बोल रहा है कि स्टॉक चेक कर लेते हैं, या अभी इतना स्टॉक नहीं है मैडम, अभी नहीं मिल पाएगा सामान, राइट। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, बहुत सारा जो सामान है, जो गुड्स है, जिसके लिए भी जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी शॉप है, वो गुड्स का इतना सारा जो है, बोल सकते हो भंडार, या फिर इतना सारा मल्टीपल चीज़ें नहीं होना या होना, जो भी है उसे हम कह देते हैं स्टॉक। तो जब आपको गुड्स की बात करनी है, जिस भी चीज़ का फैक्ट्री है या शॉप है, वो पूरा सामान जो होता है उसके लिए कह दिया जाता है अ स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। सो लेट मी चेक द स्टॉक ऑफ गुड्स एंड देन आई लेट यू नो वेदर वी हैव द पेपर्स अवेलेबल, वेदर वी हैव दिस क्लॉथ अवेलेबल और नॉट। तो कुछ भी आगे लिख सकते हो, बट येस ध्यान में रखना है कि स्टॉक ऑफ गुड्स की बात हो रही है, यानी कि बहुत सारा जो सामान है भाई, फैक्ट्रियाँ, ऑफिस है, जो भी है, वो वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है, तो उसे पूरे सामान को बोल दिया जाता है स्टॉक ऑफ गुड्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, देखो बीड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे रुद्राक्ष आपने सुने हो, राइट। ऐसी कोई भी मोती हो, कुछ भी हो, जिसकी एक स्ट्रिंग बनी हुई है, एक लड़ बनी हुई है, तो उन सब के लिए बोल दिया जाता है स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑलरेडी देख चुके हो, वैसे ही कोई भी बीड्स हो, ठीक है, उन सब के लिए क्या यूज किया जाता है, स्ट्रिंग वर्ड। सो ही हैड अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। ऑब्वियसली वो सच में एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी कि आपको प्रॉपर ऐसे थ्रेड या वायर के थ्रू एक अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर एक लड़का, उसे कहते हैं क्या, स्ट्रिंग। सो यू कैन ऑल्सो से स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। फॉर एग्जाम्पल उसके पास क्या थी, आपको बताना भी उसके पास क्या थी, एक स्ट्रिंग ऑफ बीड्स थी। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ स्वीट ऑफ फर्नीचर। अब अगर आप कभी भी किसी होटल वगैरह गए हो, तो आपको पता होगा वहाँ पे नॉर्मल रूम्स होते हैं, देन स्वीट रूम भी आपने सुना होगा, राइट। तो उसका मतलब क्या होता है, तो वो जो प्रॉपर स्वीट रूम होता है ना, उसमें मल्टीपल रूम्स होते हैं, एक दो रूम्स होते हैं जो एक साथ अटैच होते हैं, ठीक है ना, और ऑब्वियसली बहुत लग्जूरियस होता है वो। तो कभी भी स्वीट वर्ड जो होता है वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे रूम्स हो, बहुत सारा फर्नीचर हो, ठीक है, या फिर फर्नीचर ऑफ द सेम काइंड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शोरूम पे गए या किसी भी शॉप पे गए जहाँ फर्नीचर खरीदने गए हो, और एक ही टाइप का फर्नीचर है, एक कलर का या एक डिज़ाइन का, बहुत सारे पीसेस हैं, ठीक है, फर्नीचर में बहुत सारे पीसेस हो सकते हैं, तो उन सबको आप इकट्ठा क्या कह सकते हो, अ स्वीट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। सो ही ऑर्डर्ड फॉर अ स्वीट ऑफ फर्नीचर, यानी कि उसने एक जैसा दिखने वाला फर्नीचर जो है वो ऑर्डर किया है, तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन हो जाता है स्वीट, ठीक है, और उसको सूट मत पढ़ना, दिस इज स्वीट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ स्वीट ऑफ रूम्स। अभी जो मैंने एक होटल के बारे में आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, जो स्वीट रूम होता है, तो स्वीट ऑफ रूम्स मतलब मल्टीपल रूम्स होंगे वहाँ पर, लग्जूरियस होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं अ स्वीट ऑफ रूम्स। फॉर एग्जाम्पल द होटल हैड अ स्वीट ऑफ रूम्स। भाई होटल में क्या थे, बहुत सारे ऐसे रूम्स बने होते हैं, देखो प्रॉपर एक एक बाहर एक एरिया रहेगा जहाँ पर सिटिंग रूम टाइप का होगा, देन यू हैव लाइक अ बेड रूम, तो इस तरीके के बहुत सारे रूम्स होते हैं उसी एक प्रॉपर रूम में, ठीक है, तो उसे क्या कह दिया जाता है, अ स्वीट ऑफ रूम्स। ना, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ टफ्ट ऑफ ग्रास। अब अगर आपको बुशेस की बात नहीं करनी, आपको घास की, ग्रास की बात करनी, जो एक साथ बहुत सारे एक बंडल टाइप है, उसे हम कह देते हैं अ टफ्ट ऑफ ग्रास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई सैट डाउन बिसाइड अ टफ्ट ऑफ ग्रास। वहाँ पर एक पूरा ग्रास का टफ्ट था, यानी पूरा गुच्छा था, उसके पास ही मैं बैठा हुआ था, तो आई सैट बिसाइड अ टफ्ट ऑफ ग्रास। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ वैड ऑफ करेंसी और नोट्स, यानी जिसकी भी बात कर रहे हो, अगर आप किसी भी बंडल ऑफ नोट्स बोल दिया जाता है, राइट, वो भी ठीक है, बट एक प्रॉपर कलेक्टिव नाउन आपको चाहिए, तो इट वुड बी व्हाट, करेंसी के लिए या नोट्स के लिए, यानी जो नोट होते हैं वैसे होते हैं उनके लिए चाहिए, तो आप बोल सकते हो अ वैड ऑफ करेंसी या वैड ऑफ नोट्स, यानी मल्टीपल, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी। तो ही हैड अ वैड ऑफ करेंसी या वैड ऑफ नोट्स, यानी उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, सो दे हैड अ वैड ऑफ नोट्स, ठीक है। सो इधर यू से नोट्स, यू से करेंसी, एक ही बात है, यानी कि आप बात कर रहे हो भाई नोट की, जो भी वहाँ की करेंसी होगी, जिस भी करेंसी की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे नोट थे। डन, ऑलराइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड lots of, right, many collective nouns that are there specifically for different things. आई नो ये कुछ ऐसी थिंग्स थी जो डेफिनेटली आपको डे टू डे लाइफ में दिखी जाती हैं, आप इसके बारे में बात करते करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको अगर हम मल्टीपल अमाउंट में देख रहे हैं या बहुत सारे ग्रुप में देख रहे हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड क्या है। सो आई होप आपको समझ आ गया कि भाई कहाँ पे किस वर्ड को किस तरीके से यूज करना है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक, बट येस देयर इज वन मोर डिस्कशन लेफ्ट, दैट इज कि भाई जब भी आपको कोई भी टॉपिक
टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, आप यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे जाते हो एंड यू सर्च फॉर द प्लेलिस्ट और द क्लास और द टॉपिक और इजीली आपको वीडियो मिल जाता है। बट एक और तरीका है जिससे आप बहुत ईजी वे में अपने जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो वो सर्च करके पढ़ सकते हो, एंड दैट इज टू विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इज, आपको जाना है गूगल के सर्च बार पे या गूगल पे जाना है आपको, ठीक है, उस पर टाइप करना है आपको magnetbrains.com, जो कि क्या है, वेबसाइट है और यहाँ पे मेंशन भी है, सो यू हैव टू मेंशन दैट एज इट इज। और जैसे ही आप एंटर करोगे या सर्च पे क्लिक करोगे, आप क्या देख पाओगे, ये पर्टिकुलर पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, या फिर आपके पास साइट आ जाएगी और आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये पेज देखोगे, आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपके सामने आ जाएंगी सारी क्लासेस। तो आपके सामने क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक सारी क्लासेस मेंशन है। अब आपको जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ना है, आप उस क्लास पे क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे और क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपके सामने इतने अच्छे से एक ऑर्डर में जो अरेंज्ड हैं वो दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो आपके पास सेपरेट एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, आप सीधे जाके क्लिक करोगे, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आपको फॉर एग्जांपल क्लास 10th इंग्लिश का कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे। अब आपको ग्रामर पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन पढ़ना है, राइटिंग स्किल्स का कोई टॉपिक पढ़ना है, या फिर आपको लिटरेचर की बुक का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, आप क्या करोगे, उस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक जो कि है फर्स्ट फ्लाइट, और उसका फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे, सारे लेसन आ जाएंगे और फर्स्ट लेसन क्या है भाई, अ लेटर टू गॉड। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पर्टिकुलर वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन ईजिली गो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टॉपिक जो भी आपको पढ़ना है। अब सपोज आपका ये हो गया या फिर आपको ये नहीं पढ़ना, तो क्या करोगे, आप क्रॉस पे क्लिक करोगे, वापस से आपको प्रीवियस पेज दिख जाएगा। अब आप चाहो तो क्लास चेंज कर सकते हो, आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, टॉपिक चूज कर सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू। तो बहुत ईजी वे हो जाता है, जस्ट एक बैक का बटन दबाना है एंड यू गेट टू द प्रीवियस पेज। डन, ऑल राइट। So with this we have completed the whole topic, that is what are the different collective nouns for things. I hope आपको समझ आ गया है कि भाई ये different things के लिए different collective nouns हैं जो आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग कि क्या अरेंजमेंट है या हम किस चीज़ की बात करें। जैसे पर्ल्स के लिए आपके पास तीन कलेक्टिव नाउन्स थे, तो आपको पता होना चाहिए कि कब हमें किस तरीके से यूज़ करना है, एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन टू यू। ऑल्सो उसको यूज़ कैसे करना है इन द सेंटेंसेज, दैट ऑल्सो हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल ईच। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि what exactly are collective nouns and specifically what are different collective nouns for things. So with this we have completed this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.